इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, what is work done in moving a 2 microcoulomb point charge from corner A to corner B of a square ABCD when a 10 microcoulomb charge exists at the center of the square। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है अपने पास में, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर हो गया और इसका नाम रख दो ABCD, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ होगा, तो जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर। सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q जो कि है 10 माइक्रोकुलाम, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकुलाम। अब एक दूसरा चार्ज है, उसको हम कॉर्नर A से कॉर्नर B की तरफ लेके जाएंगे, इधर से इधर लेके जाना है, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको पूछा जा रहा है। ये कोई स्मॉल q चार्ज है जो कि है 2 माइक्रोकुलाम, कितना है 2 माइक्रोकुलाम। इस 2 माइक्रोकुलाम चार्ज को आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है और पूछा जा रहा है कि इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको वो वर्क कैलकुलेट करना है जो इस चार्ज Q को हमें A से B तक ले जाने में करना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्क हम कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहले बात तो ये कि ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सेंटर पे रखा हुआ है ये चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज मूव कर रहा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा और इसी की वजह से हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वर्क को हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, अगर मैं इसकी वजह से A पॉइंट और B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता हूं तो मैं इजीली इस वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो WAB/Q इक्वल टू VB माइनस VA। VB और VA का मतलब है B पॉइंट और A पॉइंट का पोटेंशियल। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है तो वैल्यूज पुट करके हम वर्क को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कोई भी स्क्वायर हो, एक चीज याद रखनी है कि उसके सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस चारों तरफ क्या होगी, हर एक कॉर्नर के लिए R होगी। सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर की डिस्टेंस आप देखोगे स्क्वायर के अंदर वो बराबर आएगी। तो ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, आप खुद बताओ कि इससे R दूरी पे ये जो पॉइंट A है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। उसको मैं VA से डिनोट कर रहा हूं। कितना होगा पोटेंशियल, Q कौन सा लेना है, ये वाला चार्ज लेना है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। और इसी तरीके से इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से R दूरी पे ये जो B पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ बाई R। ये तो सेम आ रहा है, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है कि जो पॉइंट है वो चार्ज से इधर है या इधर है या इधर है, कहीं भी हो, R दूरी पे कहीं भी पॉइंट हो, चार्ज से R दूरी पे चारों तरफ पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R ही होगा, हर जगह बराबर होगा। तो जो A पॉइंट है और B पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना निकल के आया, KQ बाई R और KQ बाई R, यानी कि बराबर आ गया। और अगर बराबर आ गया पोटेंशियल, इसका मतलब VA और VB की वैल्यू बराबर है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं हियर VB एंड VA आर इक्वल, सो दैट WAB अपॉन Q इक्वल टू जीरो बन जाएगा, यानी कि WAB क्या आ जाएगा, बोलो जीरो आ जाएगा। तो चार्ज को मूव करने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बन जाता है कि जब भी आप कोई ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करोगे जहां पे पोटेंशियल बराबर है, जब भी आप किसी चार्ज को ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में मूव करोगे जहां पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो उसके लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि VB माइनस VA हमेशा जीरो बनेगा। अगर कोई दो ऐसे पॉइंट्स आप चूज करते हो जहां पे पोटेंशियल बराबर है, तो उनके बीच में चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, Z फॉर गोल्ड इज 79। ये किसी गोल्ड न्यूक्लियस की बात कर रहा है, मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 79। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 79 होता है। एटॉमिक नंबर 79 होने का मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो इस गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 79। तो उन पे चार्ज कितना होगा, 79 इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो आपको इस गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा,
तो इसकी सरफेस सेंटर से कितनी दूरी पे है, जितना इसकी रेडियस होगी। रेडियस कितनी होगी इसकी, तो इसका डायमीटर दे रखा है 13.2 फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मतलब 10 की पावर -15 होता है। इसका हाफ करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी को मैंने मीटर में चेंज करके लिखा है। ठीक है, चलिए जी, अब आपको इसकी सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। अब वैसे तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होगा, और वो प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम के अंदर, जितना न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा उसमें यूनिफॉर्मली जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो वो चार्ज पूरे तरीके से पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है, जितने भी प्रोटॉन्स है ना वो इस जगह पे हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पे। तो हमें सेंटर से r दूरी पे, यानी कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। तो कोई भी चार्ज हो उससे r दूरी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R होता है। तो ये लगा दो डायरेक्टली। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या है, 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, डिवाइडेड बाई R कितना है, R है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सॉल्व कर लेंगे, यही क्या आएगा अपने पास, इस गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस पे पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान है एकदम, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है एकदम क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electrostatic potential 0? ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं अपने पास में। पहला चार्ज यहाँ पे रखा है, इसको Q1 बोल देते हैं, जो कि है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, और दूसरा चार्ज इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, मान लो यहाँ पे रखा है। ठीक है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और ये कितना है यहाँ पे, ये है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के बराबर। और ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की 16 सेंटीमीटर बता रखी है क्वेश्चन के अंदर। आपको पूछा है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर बीच में कहां पे पोटेंशियल 0 होगा। अब पोटेंशियल 0 क्यों होगा वो समझो। देखो, पोटेंशियल इसलिए 0 होगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इसको ऐड करोगे तो आपस में कैंसिल होगा ना। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में जहां पे, अगर मान लो आप एक पॉइंट कंसिडर करते हो P, तो इस P पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जब आप ऐड करोगे तो ये 0 बन रहा होगा। तो वो दूरी पूछिए आपको कि किसी भी एक चार्ज से वो दूरी कितनी है। मान लो Q1 चार्ज से हम दूरी बता रहे हैं, वो दूरी है x, तो x आपको पूछा जा रहा है। आया समझ में क्वेश्चन। तो x आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसने क्वेश्चन में बोला कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इसको ऐड करेंगे तो 0 बनना चाहिए, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। V1 कितना होगा, तो पहले चार्ज से x दूरी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा बताओ। तो इसका फॉर्मूला है KQ1 अपॉन x, है ना, KQ बाई R वाला फॉर्मूला लगा है। दूरी x है ना, इसलिए KQ बाई R की जगह x लिखेंगे, Q की जगह Q1 लिखेंगे। और दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होगा KQ2 डिवाइडेड बाई, और ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल 16 है, उसमें से x को माइनस कर दो, ये दूरी आ जाएगी 16 माइनस x इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो K तो उड़ाई दो पहले। Q1 कितना है, 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x, और इधर Q2 कितना है, अब ये तो माइनस में पुट करेंगे, तो माइनस, और ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁸। याद रखना इन फॉर्मूलों के अंदर जहां पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्जेस की वैल्यू हमेशा सिंबल के साथ में पुट करनी है। इक्वल किधर जाएगा ये, तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये बन गया 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 माइनस x। अब 10⁻⁸ को उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा इस 3x में 5x, तो ये बन जाएगा 8x इक्वल टू 80। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको दूरी सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है।
तो पहला जो चार्ज है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे पॉइंट होगा, और अगर दूसरे से पूछता तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. ये क्यूब दिखा रखा है और इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। हमें इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सेंटर कहाँ होगा? तो जहां पे इसके डायगोनल्स यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वो पॉइंट होगा सेंटर। ये वाला पॉइंट सेंटर है। जैसे अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाओ, जैसे ये जो कॉर्नर है इसका अपोजिट कॉर्नर ये होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर उधर ये होगा, तो ये जो अपोजिट कॉर्नर से इनको मिलाने से ये जो लाइनें बनेंगी इनको बोलेंगे डायगोनल्स, और ये जहां भी एक दूसरे को काट रहे होंगे वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द क्यूब। इसको मैं ओ बोल देता हूं। तो ओ पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। अब क्यूब के लिए एक चीज याद रखो, आप क्यूब का जो हर एक फेस है वो कैसा होता है? स्क्वायर का जैसा होता है। ठीक है, क्यूब का जो हर एक फेस है वो कैसा होगा? स्क्वायर। और हर एक साइड क्यूब की बराबर होती है। ये अगर बी है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? बी के बराबर होगी, और ये वाली साइड भी क्या होगी? बी के बराबर होगी। अगर ये बी है और ये बी है तो ये वाला जो नीचे वाला फेस होगा ना इस क्यूब का, उसका ये जो डायगोनल आएगा, नीचे वाला जो फेस है वो एक स्क्वायर है और उसका ये डायगोनल हो गया। इस डायगोनल की लेंथ आती है √2 इंटू बी के बराबर, √2 टाइम्स ऑफ बी के बराबर। जैसे कोई भी स्क्वायर होता है ना, ये जैसे एक स्क्वायर है, मान लो ये साइड बी है ये साइड बी है, तो इसका डायगोनल क्या आएगा? तो √b² प्लस b², ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो ये √2b के बराबर आता है। तो उसी तरीके से ये जो नीचे वाला फेस है इसका ये जो डायगोनल आता है ये कितना आता है? √2b के बराबर आता है। अब ये √2b है और ये b है। ठीक है, तो याद रखो कि यहाँ पे अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और आप याद भी रख सकते हो डायरेक्टली वैसे कि कोई भी अगर क्यूब है तो उसका जो ये अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये √3 टाइम्स ऑफ बी के बराबर आएगी। जैसे नीचे वाले फेस का ये जो डायगोनल है ये √2b होता है, उसी तरीके से ये अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाला ये जो डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ आती है √3b के बराबर। मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं, बाकी आप इसको याद रखना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना उसको। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना इधर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर ध्यान से देख के बताओ, ये वाली साइड क्या है? बी। ये क्या है? √2b। तो ये जो हाइपोटेनियस ये किसके बराबर आएगा? तो हाइपोटेनियस बराबर आएगा √2b के स्क्वायर, √2b के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2b² बनेगा, ये b², तो ये 3b² बन गया अंडर रूट के अंदर। तो इससे बाहर क्या आएगा? √3b बाहर आएगा। बोलो आया क्या समझ में? तो याद रखना है कि कोई भी क्यूब हो उसका जो एक तरह से डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ होती है √3b के बराबर। b का मतलब है साइड ऑफ द क्यूब। अब अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आ रही है कितनी? √3b, तो हाफ डिस्टेंस r कितनी हो जाएगी, जिसको हम r बोल रहे हैं इस डिस्टेंस को, तो ये r कितना हो जाएगा? तो r को हम लिख सकते हैं √3b/2, हाफ होगा ना इसका, यहां से यहां तक की लेंथ √3b, तो इसका हाफ कर दो, दिया गया √3b/2। आया समझ में? अब हर एक कॉर्नर की जो डिस्टेंस आएगी ना सेंटर से वो इतनी आएगी, √3b/2, r की वैल्यू सेम होगी। अब किसी एक कॉर्नर की वजह से, एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं, कितना आता है? सिर्फ एक चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं मैं, तो ये आएगा, फॉर्मूला लगाओ KQ/R, KQ/R, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √3b/2, ये पुट कर देते हैं, तो V = आ जाएगा KQ √3b/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो V आएगा यहाँ पे 2KQ/√3b के बराबर। ये एक चार्ज का पोटेंशियल अपने पास आया है। अब ऐसे कितने चार्ज है इस क्यूब के अंदर? तो ऐसे 8 चार्जेस है, और हर एक चार्ज की सेंटर से दूरी r है, तो हर एक चार्ज की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो बराबर आएगा, इतना ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए
ये जो एक चार्ज का पोटेंशियल है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये आंसर आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 16 KQ बाई √3b के बराबर, ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में। दूसरी चीज, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले जैसे इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मैं देख रहा हूं, तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा। ठीक है, इसको ई मान लेते हैं। कितना होगा ई, तो KQ बाई R² के बराबर। तो इसका अपोजिट कॉर्नर है, वहां पे देखो वहां पे भी Q चार्ज रखा हुआ है और इससे इस सेंटर की दूरी R है, तो इसकी वजह से भी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो KQ बाई R² आएगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, यानी कि इधर होगी। अब आप एक चीज नोटिस करो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इन दोनों का, 0। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, और इस वाले कॉर्नर का जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो दोनों अगेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ रहे हो बात। तो अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहे हैं सिमेट्री की वजह से, इसलिए सेंटर के ऊपर जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाओगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर होगा 0। सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं हो, तो हमारे दिमाग में आता भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां तो पोटेंशियल होगा ही, तो कोई जरूरी नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा हो लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा हो, जैसे ये वाला केस हो गया। देखो आया समझ में। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इसको। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल विदाउट एक्सेलरेशन, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। आपको ये बोला कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर किसी भी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और आपको पूछा कि उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। देखो ये मान लो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है जिसको एक्सियल लाइन बोला जाता है, और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। और ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है इससे पास होने वाला जो प्लेन होगा ना उसी का नाम होता है इक्वेटोरियल प्लेन, जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करके आपको बताऊं तो इक्वेटोरियल प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा और इस इक्वेटोरियल लाइन से पास होगा, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये, इक्वेटोरियल प्लेन है। अब ये बोल रहा है कि अगर इस पे कोई 2 पॉइंट्स ले लें हम A और B, और उनके बीच में किसी भी चार्ज को मूव करें, मान लो ये पॉइंट A है, कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, ये मान लो पॉइंट B है, और A से B तक अगर हम किसी चार्ज Q को मूव करें तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा। मान लो ये वर्क है WAB, तो ये WAB पूछ रहा है आपको। देखो ये वाली जो इक्वेटोरियल एक्सिस है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, डायपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। यानी कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये अपने आप में क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कौन सी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आई ये, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, तो बराबर ही तो है 0 0 0 हर जगह। इसका मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल 0 भी हो सकता है किसी सरफेस पे, बराबर होना चाहिए बस। ठीक है, तो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। तो A और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। 0 होगा यहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना हर एक पॉइंट के ऊपर वो 0 होता है। अब हमको ये पूछा है कि A से B तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हमने किया, तो वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल की टर्म्स में क्या लिखेंगे, WAB अपॉन Q इक्वल टू VB माइनस VA। VB VA 0 0 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, WAB अपॉन Q इक्वल टू 0, यानी कि WAB क्या आ गया, 0 आ गया सॉल्व करने पे। ये है अपना फाइनल आंसर। आया समझ में, कितना आसान है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी वर्क की बात करें ना तो वर्क और पोटेंशियल के बीच का ये जो रिलेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा ज़्यादातर जगह पे, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
3 points A, B and C lie in a uniform electric field E equal to 5 into 10 raised to power 3 Newton per Coulomb as shown in figure. Find the potential difference between point A and C. जो A पॉइंट है और जो C पॉइंट है, A और C पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है इसकी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, ना टाइम के साथ में ना डिस्टेंस के साथ में, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम से भी पता चल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप पैरेलल स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करोगे तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये पूछ रहा है कि बताओ कि ए और सी के बीच में, ये जो ए और सी पॉइंट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक छोटा क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है कि ए, बी और सी इन तीनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, मतलब कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है कहाँ पे कम है, वो रिलेशन बताओ। तो सोच के बताओ कि ए, बी और सी इन तीन पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा, कैसे बताएंगे। सबका सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, पोटेंशियल हर जगह सेम नहीं है। कोई कोई जगह पे सेम हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर जगह सेम हो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, वो नहीं होगा। एक चीज याद करो, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी पॉइंट की तरफ है, ए से बी पॉइंट की तरफ है, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बी पॉइंट की कंपैरिजन में। इससे ये बात समझ में आई हमको, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बी और सी पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन है उसके ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी हो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कैसे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन्स हम ड्रॉ करते हैं वो सब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो बी और सी पॉइंट से पास होने वाली ये जो लाइन है, इससे पास होने वाला जो प्लेन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है और ए पॉइंट का पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट से ज्यादा है। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, बी और सी का कम, और आपस में बराबर, है ना। तो ये रिलेशन होगा। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है इसी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दिखा रखी है और ये 5 सेंटीमीटर दिखा रखी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इजीली सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो हमारे पास डिस्टेंसेस वगैरह आ चुकी है। हमें ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ए और बी पॉइंट के बीच में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो यहाँ पे भी तो 3 वोल्ट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 10 - 3 यानी कि 7 का। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना आया, वो 10 - 3 यानी कि 7 का। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दे, ठीक है। वही आंसर ए और सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है E = -dV/dr, इस फॉर्मूले के अंदर जब आप दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को लिखते हो तो आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मिलेगा। जैसे अगर मैं ए और सी पॉइंट के लिए मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो ए और सी पॉइंट के बीच में इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मिलेगा। जबकि हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि ए से बी की तरफ है। तो अगर मैं ए और बी पॉइंट को कंसिडर करता हूं तो थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। अगर आप ए और सी पॉइंट को कंसिडर करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट है एसी लाइन के अलोंग वो मिलेगा इस फॉर्मूले से, ना कि ई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको जब भी अप्लाई करो तो ये ध्यान रखना कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके पुट कर रहे हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पुट कर रहे हो, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको इस फॉर्मूले से मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं वैल्यूज पुट करके बताता हूं आपको। देखो ई मतलब ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे 5 × 10⁻³ मैं ए बी पॉइंट के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं माइनस का सिंबल नहीं ले रहा हूँ। डीवी का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, कौन से पॉइंट्स के बीच में ए और बी, तो मैं इसको वी ए बी लिख रहा हूँ। वी ए बी का मतलब ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इससे समझ जाएंगे अपन। और डी आर का मतलब क्या है डिस्टेंस, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिख दो, तो बताओ वी ए बी कितना आएगा। वी ए बी आएगा 5 × 10⁻³ × 4 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, यह आएगा 200 वोल्ट। और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ए और बी पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही ए और सी पॉइंट के बीच में भी होगा, इसलिए वी ए सी जो आपको पूछा जा रहा है वो वी ए बी के बराबर है, इसलिए आंसर क्या होगा 200 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, यह आया समझ में। अब मैं जो आपको बता रहा था ना कि ए और सी पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगाते ही तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मिलता। अब मैं उस तरीके से भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। आप इनमें से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो। तो अब देखो मैं ए और सी पॉइंट के लिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ए और सी, है ना, ये जो ए सी लाइन है मतलब इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और मुझे ए से सी की तरफ जाना है, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ थीटा। भी थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसका थीटा एंगल पे कंपोनेंट देखना है इस तरीके से, तो ये होगा ई कॉस थीटा। तो अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहा हूं ए सी वाली लाइन के लिए, तो यहां पे लिखा जाएगा अब वी ए सी। वी ए सी मतलब ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड पे क्या आएगा ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिख रहा हूँ ए सी। अभी अगली स्टेप में वैल्यू पुट करते हैं। ई की वैल्यू आपको 5 × 10⁻³ दे रखी है। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल लो। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 इक्वल टू वी ए सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, वी ए सी आपको फाइंड करना है और ए सी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करो वी ए सी को, ये वाला 5 तो कैंसिल, ये इधर जाएगा 200 वोल्ट आंसर आ रहा होगा इसमें। लेकिन आपको जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ना तब इसको ई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तब इसको ई इक्वल टू वी ए सी अपॉन ऐसे नहीं लिख सकते। बात समझ में आई क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ, आप जा रहे हो एसी लाइन के अलोंग जो कि थीटा एंगल पे है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट है वो आपको इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करोगे सारी तो मिलेगा। तो ई की जगह ई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। फिर दोनों चीजों में फर्क समझ में आया क्या, अगर आप जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी लाइन के अलोंग आप चल रहे हो तब तो कॉस थीटा वाली टर्म लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उससे थीटा एंगल पे चल रहे हो तो यहाँ पे ई की जगह क्या लिख दोगे ई कॉस थीटा। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है एकदम। ठीक है, ये सेकंड तरीका है और ये क्या है फर्स्ट मेथड है। सीबीएसई बोर्ड में 2009 और 2021 दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम विद नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का जो ए पार्ट पहले उसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर आपको ये कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिन पे चार्जेस रखे हुए हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है -9 सेंटीमीटर 00, y और z कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर भी किधर तो माइनस में दे रखा है, इसका मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, यानी कि -x एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये देखो
ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर होगी माइनस एक्स एक्सिस। तो पहला जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो है -9 सेंटीमीटर 0 0, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा -9 सेंटीमीटर कोमा 0,0। यहाँ पे होगा पहला चार्ज कितना 7 माइक्रोकुलाम। और सेकंड चार्ज कहाँ पे है, वो है 9 सेंटीमीटर 0 0 पे, यानी कि ओरिजिन के 9 सेंटीमीटर इधर होगा 9 सेंटीमीटर 0 0। दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। सेकंड चार्ज है अपना -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अच्छा जी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यहाँ पे, नहीं जी, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये जो टू चार्ज सिस्टम बना, ये जो टू चार्ज सिस्टम बना, इसकी हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। तो बताओ टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R12। ठीक है, तो ये आ जाएगा K यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 7, माइक्रो का मतलब क्या है 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है -2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को चेंज कर देंगे 10⁻⁻6 लिख के। याद रखना है इन फॉर्मूलों के अंदर चार्जेस की वैल्यू आपको हमेशा सिंबल के साथ पुट करनी है। अच्छा, R12 मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये दूरी कितनी, तो ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दो, सॉल्व कर लो, ये माइनस में आएगा आंसर 9 × 2 18, ये इससे कैंसिल, ये आएगा माइनस का 0.7 जूल। ये वो वर्क है जो हमें करना पड़ा, और वही क्या होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है टू चार्ज सिस्टम की, है ना, ये फॉर्मूला इसी तरीके से बनता है कि जब आप चार्जेस को लाके रखते हो तो उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो टू चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, KQ1 Q2/R12। आया समझ में? तो पहला आंसर अपने पास आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी होगी -0.7 जूल। माइनस में क्यों आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों ही पॉजिटिव होते या दोनों ही चार्ज नेगेटिव होते तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं आप। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनेट डिस्टेंस पे सेपरेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, इन दोनों चार्जेस को हम जब ला रहे थे तो कहां से लेके आ रहे थे, इनफाइनेट से। मतलब हमने जब इन दोनों चार्जेस को यहां पे लाके रखा था तो इनफाइनेट से लाके रखा था, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा -0.7 जूल, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब उल्टा करना है, इन दोनों चार्जेस को यहां से उठा के वापस इनफाइनेट पे छोड़ के आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उतना ही जितना पहले किया था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लाने में जितना वर्क किया था, है ना, उतना ही वापस उनको छोड़ के आने में करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। मतलब अब की बार जो हमें वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, वो वर्क बराबर होगा पहले जो हमने वर्क किया था जो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है उसके नेगेटिव के, यानी कि माइनस, और ये -0.7 जूल, यानी कि आ जाएगा आंसर +0.7 जूल। ये अपना आंसर है। मतलब दोनों चार्जेस को इनफाइनेटली सेपरेट करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा +0.7 जूल के बराबर। क्लियर है बात एकदम? तीसरी चीज इसने पूछी है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E = A/R², वेयर A = दिस। A की वैल्यू दे रखी है, ये कोई कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। कब? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से प्रेजेंट हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, जिसका फॉर्मूला इसने दिया है A/R²। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, दे रखी है यहाँ पे 9 × 10⁵ न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी है। सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सेम सिस्टम के लिए, मतलब अब आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले तो जैसे मान लो
कि आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जबकि यहां पे पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अब। ठीक है, एक चीज बताओ देख के, अगर मुझे एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है टू चार्ज सिस्टम की, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है टू चार्ज सिस्टम के लिए जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, फॉर्मूला होगा Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस KQ1Q2 अपॉन R12। यही फॉर्मूला होता है क्या? हाँ जी, यही होता है। तो मुझे KQ1Q2 अपॉन R12 ये वैल्यू तो पता है, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। Q1 Q2 भी पता है, बस V1 V2 अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो काम हो सकता है अपना। V1 मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना है, V2 मतलब सेकंड पॉइंट जहां पे सेकंड चार्ज रखा है वहां पे पोटेंशियल कितना है, ये अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो काम बन सकता है अपना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दे रखा है और पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, रिलेशन होता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा था। इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dV इक्वल टू माइनस ऑफ E dr, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अच्छा E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट करते हैं, तो dV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस A अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। ये तो dV की वैल्यू आई, मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आया अगर आप कोई भी dr डिस्प्लेसमेंट करते हो स्मॉल। तो अगर हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड में तो dV का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, V, जिससे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल लिया, A भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख दिया। 1 अपॉन आर स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, r की पावर -2, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। ठीक है, तो V अपने पास आएगा, सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या है, -1 है, ये इसको प्लस कर देगा तो A, और r की पावर -1 यानी कि 1/r, यानी कि A/r आ गया। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई A/r, मतलब जिस जगह की ये बात कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है A अपॉन आर स्क्वायर और पोटेंशियल है A अपॉन आर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है कि जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पे है, बताओ देख के, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूरी पे है, वहां पे पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो? आर पता है ना इसके लिए, ये दूरी आर है। ठीक है, और कांस्टेंट A की वैल्यू हमको गिवन ही है, कर सकते हैं अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था उससे। और ऐसे अगर सेकंड पॉइंट पे पूछे कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये भी पॉइंट कितना दूर है, वही 9 सेंटीमीटर दूरी पे है। डायरेक्शन का यहाँ पे रोल नहीं है, पॉइंट चाहे इधर हो या इधर हो, है तो 9 सेंटीमीटर दूरी पे, चाहे ऊपर होता तो भी पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता जो अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए A की वैल्यू तो है यहाँ पे 9 इंटू 10⁵, और R की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर फर्स्ट पॉइंट के लिए, तो 9 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 10⁷ वोल्ट। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट भी कितना दूर है, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूरी पे है, सेम फॉर्मूला चिपका रहा हूँ, 9 इंटू ये 9 सेंटीमीटर है R, 9 इंटू 10⁻², अगेन क्या आ गया 10⁻7 वोल्ट के बराबर आ गया है। क्लियर? अच्छा, V1 V2 आ चुका है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, Q1 कितना था 7 माइक्रोकुलाम, देख लो पहला चार्ज कितना है 7 माइक्रोकुलाम, दूसरा कितना है -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, Q1 यानी 7 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और V1 कितना है, V1 है 10⁻7, Q2 जो कि है -2 माइक्रोकुलाम, और V कितना है 10⁻7 प्लस ये क्या है यहाँ पे KQ1Q2 अपॉन R12। ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, तो ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो ये वाली वैल्यू KQ1Q2 अपॉन R12, ये तो -0.7 जूल आई थी, तो ये मैं सीधा चिपका रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का 0.7 जूल। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा ये बनेगा 70, ये बनेगा -20, तो ये आएगा 50, और ये माइनस का 0.7, फाइनल आंसर आएगा 49.3 जूल। ये है अपना आंसर, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो इतनी होगी। ठीक है, आया समझ में, कोई भी दिक्कत? क्लियर एकदम? इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज
व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो जाता है जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। तो आपको इसका रीजन पता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर यही है। देखो इसे बीएससी 2005 के अंदर आपको पूछा था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनको पोलराइज करेगा और उसकी वजह से इसके अंदर जैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से अरेंज हो चुके हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई इधर, इधर वाली सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर वाली सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये वाली जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है ना, इससे नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो अगर आपने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ईपी उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ई नोट माइनस ईपी ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई नोट माइनस ईपी। ई नोट क्या है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। ईपी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये लिखना है आपको। ठीक है, वैसे लिखा हुआ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था ये सीबीएसई बोर्ड में 2005 में। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 और 3 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो आप इसमें यही बताओगे, डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, बाकी इसमें ये बताना होता है। चलो आगे देखो, इसी के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड ए डाइलेक्ट्रिक इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहना ये चाह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने पास है और एक कोई कंडक्टर अपने पास है, कोई मेटल बॉडी या कंडक्टर, और उसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके अंदर मतलब क्या चेंजेस आएंगे या वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जो कंडक्टर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको समझाना है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में आपको पूछा डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा और एक आपने कंडक्टर को रखा, तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बता रहा हूं, इसके लिए आपको पहले से पता है जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, कौन सा मीडियम है ये, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। और इसकी वजह से इधर तो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है सरफेस पे और इधर वाली सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज लेयर से नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी से डिनोट किया जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉर्मली ई नोट से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा ई नोट माइनस ईपी। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं इसी चीज़ को आपको किसी कंडक्टर के लिए बता रहा हूँ।
मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसके अंदर इस बार आपने क्या रखा, किसी कंडक्टिंग मीडियम को रख दिया, किसी मेटल बॉडी को रख दिया सपोज करो। अब जो मेटल्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इसीलिए उनको कंडक्टर नाम देते हैं। जितनी भी मेटल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर्स की खास बात क्या है, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, जो कि इस कंडक्टर के अंदर हैं, उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये चीज इस बार हमने क्या ली है, कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे, तो इधर आना स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे इसके अपोजिट फेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आता जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इस कंडक्टर का 0 होना चाहिए। भी पहले ये चार्ज नहीं है ना, तो टोटल चार्ज क्या है, 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो फिर ये चार्ज कहाँ से आया, ये तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली घूम रहे थे पहले, अब वो इधर आके इकट्ठा हो गए, इधर आके इकट्ठा हो गए, तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगेन देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की और एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेयर बन जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, बीच वाले चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज देखा जाता है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी थी, वैसे ही इसके अंदर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है, और इसकी वजह से एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको ईपी बोल देता हूं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, वो सब इधर आते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के इधर इकट्ठा होने से इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इधर कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना इधर नेगेटिव चार्ज आएगा एग्जैक्टली उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है, तो जिन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे ना इधर, उधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, और जैसे जैसे इस चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता है एग्जैक्टली इस ई नोट के बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आता है ई नोट माइनस ईपी, ये ईपी जब ई नोट के बराबर ही हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये परफेक्टली इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ऐसा नहीं हो पाता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमेशा ईपी कम रहेगा ई नोट से, यही फर्क है दोनों में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर कभी नहीं होती, इतना ये पोलराइज नहीं हो सकता कि ये इसके अंदर जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए और उसको पूरा कैंसिल कर दे। ऐसा कंडक्टर में हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पे अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना हो जाएगा, 0। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना बंद, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर इधर मूव नहीं करेंगे, जितना मूव कर चुके हैं, जिनकी वजह से ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसने ई नोट को कैंसिल कर दिया, उसके बाद में ईपी और नहीं बढ़ेगा। जब ये इसके बराबर हो जाता है ना तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या अब और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अब उन पे फोर्स नहीं लगेगा, जितने मूव कर चुके हैं वो तो रहेंगे और एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो कंडक्टर है उसको जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके लिए ये याद रखना है कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अंदर, 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें 0 हो जाएगा।
तो क्या फर्क है दोनों में, समझ में आया क्या? दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं अपने अंदर, लेकिन कंडक्टर तो पूरा ही रिड्यूस करके जीरो कर देगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम तो कर देगा, रिड्यूस तो करेगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों का बिहेवियर समझ में आया क्या? ठीक है, याद रखना है इसको। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बताना है कि उसका पोलराइजेशन कैसे होगा, फिर एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक जो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक होता है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन के साथ में रिलेशन भी बताना है। ये दोनों रिलेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना ही क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। और इसका फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो उसने प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो वो कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टोटल प्रोड्यूस कर लेता है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। फिर पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रिलेशन क्या आपस में? तो देखो, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो ना, उसकी वजह से वो पोलराइज होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम काई के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये वाला जो सिंबल है काई, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये तो सिंबल का नाम है, जैसे थीटा होता है, ओमेगा होता है ना, वैसे ये जो सिंबल है इसका नाम है काई। और ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। किसको? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका मतलब होता है कि कोई भी मीडियम कितना इजीली पोलराइज होगा। अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा इजीली पोलराइज होगा। मतलब अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करोगे तो वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। और अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम है तो वो इजीली पोलराइज नहीं होगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। डिफरेंस समझ में आया इसमें, है ना? ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट। A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. What is the new distance between the plates? देखो क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले तो इसने बोला कि हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लो ये वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, है ना। तो अभी जो इसका कैपेसिटेंस है वो कितना है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d के बराबर है। कोई मीडियम फिल नहीं किया है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जब कोई मीडियम नहीं होता तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। d की वैल्यू भी दे रखी है 4 मिलीमीटर। d की वैल्यू कितनी है? 4 मिलीमीटर दे रखी है। सेकंड लाइन में इसने बोला कि ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates with its faces parallel to them। मतलब अब हमने क्या किया? इसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है? 3 मिलीमीटर, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? वो भी 3 है। थिकनेस 3 मिलीमीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। फिर इसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value। तो अब जो डिस्टेंस है वो चेंज हो चुकी है। अब ये d डैश हो गई। पहले डिस्टेंस थी d 4 मिलीमीटर, अब ये चेंज कर दी हमने। इससे कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा? अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया? वो हो गया c डैश। मान लो अब जो कैपेसिटेंस है ना वो c डैश है, तो c डैश कितना हो गया? 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू यानी कि c। जो पहले कैपेसिटेंस था उसका 2/3 हो गया, 2/3 टाइम्स हो गया। तो ये पार्शियली फिल वाला केस हो गया। तो जब भी कैपेसिटर को पार्शियली फिल किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और d की जगह क्या लिखेंगे? d डैश, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है वो d डैश के बराबर है।
अब ये जो हिंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सी डैश कितना हो गया, 2/3 टाइम्स ऑफ सी हो गया। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। सी डैश की जगह लिखेंगे अपसाइलन नोट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के, और इधर क्या लिखना है, 2/3 टाइम्स ऑफ सी। सी कितना है, अपसाइलन नोट ए अपॉन डी आया। अब ये देखो अपसाइलन नोट ए दोनों साइड में उड़ा दो, इसको तो कैंसिल कर दो ये लो। अब ये 3 इंटू डी इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू डी इधर, और ये 2 है और ये इधर तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 2d डैश माइनस 2t प्लस 2t बाई के। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, डी डैश, जो नई डिस्टेंस है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, ये फाइंड करनी है। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो 2d डैश बराबर होगा 3d प्लस 2t माइनस 2t बाई के, है ना, ये दोनों टर्म इधर आ गई। 2d डैश किसके बराबर आएगा, तो 3 इंटू डी, पहले जो d था वो कितना था, पहले था 4 मिलीमीटर, तो 4 लिख रहा हूँ, मिलीमीटर में ही लिख रहा हूँ मैं वैल्यूज, ताकि मिलीमीटर में आंसर आ जाए, प्लस 2 इंटू टी, टी मतलब अभी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3 मिलीमीटर, माइनस 2 इंटू 3, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, 3। तो 2d डैश कितना आया, ये आएगा 12, ये 6 और ये 2, यानी कि आएगा सॉल्व करने पे 16। इसका मतलब डी डैश आ गया अपने पास में 8 मिलीमीटर। ये है अपना फाइनल आंसर। आया समझ में। तो अभी जो नई डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितनी हो चुकी है, 8 मिलीमीटर के बराबर हो चुकी है। पहले कितनी थी, 4 मिलीमीटर। देखो बढ़ा देना अपन ने डिस्टेंस, तभी ये कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, तभी ये कैपेसिटेंस क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यही कारण है इसका। आया समझ में, क्लियर एकदम। देख लो कोई भी डाउट है तो। On charging a parallel plate capacitor to a potential V, the spacing between the plates is reduced to half and a dielectric medium of dielectric constant 10 is introduced between the plates without disconnecting the DC source. Explain how the capacitance and electric field and energy density of the capacitor change. सबसे पहले तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या चीज होती है ये देख लेते हैं, बाकी चीजें तो हमें पता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी जगह पे अगर कोई एनर्जी है तो पर यूनिट वॉल्यूम वो एनर्जी कितनी है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर की बात हो रही है तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला आप याद रखो। जैसे ये कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होती है नॉर्मली d, और इन प्लेट्स का एरिया होता है a। दोनों प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है, जो जगह है, वो होगा v इक्वल्स टू a इंटू डी। इन दोनों जो कैपेसिटर के बीच में जो जगह है ना उसका वॉल्यूम कितना है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह है ना उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है ये जो सरफेस एरिया है एक प्लेट का मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। इस प्लेट का एरिया तो डायरेक्टली हमको गिवन है, बस इसको d से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर है एक तरह से इसने जो एनर्जी स्टोर करी होगी उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, और जो V है उसको आप E इंटू डी भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में उनका ये रिलेशन होता है। अब इन फॉर्मूलों को अगर आप यूज करोगे और इससे ये कैलकुलेट करोगे कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसको मैं UE से डिनोट कर रहा हूँ। UE का मतलब है एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर ने स्टोर कर रखी है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे ये V क्या है, वॉल्यूम है, इसको मैं V नोट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये V तो वोल्टेज है और ये V क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इससे फॉर्मूला निकल के आएगा 1/2 अपसाइलन नॉट E स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे C की वैल्यू हम पुट करेंगे, अगर एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में तो अपसाइलन नॉट A अपॉन डी, वो भी मैं लिख देता हूँ। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या पुट करनी है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे अपसाइलन नॉट A अपॉन डी पुट करनी। तो इस वाले फॉर्मूले में U की जगह आप लिखोगे पहले तो हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम A इंटू डी, फिर C की जगह अपसाइलन नॉट A अपॉन डी लिख देंगे, V की जगह E इंटू डी लिख देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर ये निकल के आएगा। मतलब कोई भी कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, या कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है, क्योंकि देखो दोनों जो प्लेट्स है जब ये चार्ज होती है तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ अपसाइलन नॉट E स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। चलो आगे।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसने बोला ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल V द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स। ये बोल रहा कि कोई कैपेसिटर है और उसको हमने किसी डीसी वोल्टेज सोर्स से यानी कि किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये कोई V वोल्ट की बैटरी है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C1 जिसको हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बोल सकते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रखा है वो V वोल्ट है, तो ये V वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, वो भी लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में होगा E, जो कि E V और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इनमें एक रिलेशन होता है जिससे लिखा जा सकता है E इक्वल टू V बाई डी। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों प्लेट्स के बीच में वो E इक्वल टू V बाई डी के बराबर होगा। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V के बराबर है, और डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में D, तो हम लिखेंगे E इक्वल टू V बाई डी। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, E1 मतलब शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको मैं U से डिनोट कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है E1, इसलिए उसको हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर लिख दिया। तो ये शुरुआत वाली कंडीशन है। तीनों चीजें पता चल गई कितनी कितनी है। आगे ये बोल रहा है कि अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्पेस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया हाफ। तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो चुकी है D/2 के बराबर, और जो डीसी सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स। इसका मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स अभी भी कनेक्टेड है, तो ये अभी भी कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, अभी भी ये V वोल्ट तक ही चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज आप लगाते हो हमेशा उतने ही वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। यहाँ पे क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरीके से ये भर दिया। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दे रखा है, कितना है 10। एप्सिलॉन आर का जो सिंबल है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ही यूज किया जाता है, या तो कैपिटल K का सिंबल या एप्सिलॉन आर का सिंबल हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताने के लिए। तो अब बताओ कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया और डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उसको मैं C2 बोल देता हूं। जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, K टाइम्स। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिसको यहाँ पे एप्सिलॉन आर बोला, एक ही बात है, एप्सिलॉन आर का सिंबल यूज कर लो या फिर K का सिंबल, कैपिटल K है ये, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये होगा। अच्छा D की जगह क्या लिखना पड़ेगा, D/2, क्योंकि डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस उतनी रखते तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखते, अब क्योंकि आपने डिस्टेंस भी हाफ कर दी तो D की जगह D/2 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 10, बाकी बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो बताओ ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो C1 के बराबर है, इसका मतलब C2 किसके बराबर है, बोलो 20 टाइम्स ऑफ C1 के बराबर। मतलब कैपेसिटेंस अब कितना हो गया, 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया। समझ में आई ये बात, कि पहले जितना कैपेसिटेंस था उसकी कंपैरिजन में कैपेसिटेंस अब 20 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज कैलकुलेट करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू V/D। क्या डिस्टेंस अभी भी D है, नहीं, अब D/2 हो चुकी है, तो D की जगह क्या लिखना पड़ेगा, D/2। V की जगह V आएगा क्योंकि अभी भी उतना ही वोल्टेज लगा रखा है जितना पहले था, तो वोल्टेज में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V/D बनेगा, और V/D को हम क्या बोल सकते हैं, E1 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब E2 किसके बराबर हो गया, 2E1 के बराबर हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज भी समझ में आ गई होगी, आसान एकदम। ठीक है, तीसरी चीज कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी सेकंड कंडीशन में मान लेते हैं U2, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो ये जो फॉर्मूला होता है ना एनर्जी डेंसिटी का, इसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन, तो ये आएगा एप्सिलॉन। E1 की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो चुका है अब, E2, तो E1 की जगह आएगा E2। समझ में आया फॉर्मूला भाई, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर।
अब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है प्लेट्स के बीच में, तो अपसाइलन नोट की जगह, अपसाइलन नोट तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो जब आप मीडियम फिल कर दोगे तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो वो लिखा है मैंने। अच्छा, ये जो अपसाइलन है और जो अपसाइलन नोट है उसमें एक रिलेशन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म्स में, उसको मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये जो अपसाइलन है इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, k इंटू अपसाइलन नोट। इसका मतलब इसी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है 1/2 k अपसाइलन नोट E2 स्क्वायर। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो U2 इक्वल टू आएगा अपने पास 1/2 k, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, और ये अपसाइलन नोट लिख दिया मैंने, इनटू E2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 टाइम्स, इसको 2E1 लिख दो, क्योंकि कंपेयर करना है कि पहले वाले एनर्जी डेंसिटी से अब एनर्जी डेंसिटी कितनी हो चुकी है। तो U2 इक्वल टू, देखो ये 10 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा 40, और N2 में क्या आएगा 1/2 अपसाइलन नोट E1 स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ये शुरुआत में जो एनर्जी डेंसिटी है उसके बराबर है, इसलिए मैंने इस 2 को कैंसिल नहीं किया जानबूझ के। तो शुरुआत में जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी कंपैरिजन में अब जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है 40 टाइम्स ज़्यादा है, 40 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब अभी जो एनर्जी डेंसिटी वो क्या है, वो 40 गुना ज़्यादा है पहले वाली एनर्जी डेंसिटी की कंपैरिजन में। आया समझ में, क्लियर है एकदम, देख लो कोई भी डाउट हो तो। Figure shows two identical capacitors C1 C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially switch S is closed. After some time switch S is left open and dielectric slab of dielectric constant 3 are inserted to fill the space completely between the plates of the two capacitors. How will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? अब ये क्या कहना चाह रहा है पहले वो समझते हैं, 1 by 1 देखो एक एक लाइन को। फिगर शोस 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी। तो ये जो 6 वोल्ट बैटरी इसके अक्रॉस ये कनेक्ट किए हुए हैं। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज। अच्छा, यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या है, ये कौन सी की है, इसको हम बोलते हैं टैपिंग की, और जब ये क्लोज होती है ऐसे तो सर्किट ऑन होता है। क्या होता है, ऑन होगा। अगर ये उठी हुई है तो सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे तो करंट फ्लो होगा क्या सर्किट में, नहीं जी। तो ये जो सर्किट है, ये जो की है, इसको जब आप क्लोज करोगे, क्लोज का मतलब बंद करना मत समझना, नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं स्विच बंद कर दे भाई, बंद मतलब ऑफ कर दे, यहाँ पे वो नहीं है। क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑन करना। टैपिंग की को जब आप क्लोज करोगे ना तब ये सर्किट ऑन होगा। तो यहाँ पे सर्किट ऑन है शुरुआत में, तो ऑन है तो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार कि शुरुआत में जब ये ऑन है, क्योंकि बाद में स्विच को ऑफ किया है यहाँ पे, तो पहले क्या है वो देखते हैं। ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, देख के बताओ। देखो इन दोनों कैपेसिटर्स की अपर प्लेट, इन दोनों कैपेसिटर की अपर प्लेट आपस में कनेक्टेड है और लोअर प्लेट भी आपस में कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो जो कैपेसिटर की अपर प्लेट है वो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगी, लोअर प्लेट यहाँ पे जाके कनेक्ट होगी। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। और ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में एक बैटरी के अक्रॉस भी कनेक्टेड है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम आता है हर एक कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पे जो पहला कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और इसके ऊपर भी उतना ही होगा, V2 भी क्या होगा 6 वोल्ट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में ही है या बैटरी के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है पैरेलल में, इसलिए ये भी उतने वोल्टेज तक चार्ज होगा जितने वोल्टेज तक ये वाला चार्ज हुआ है। चार्ज कितना होगा इन पे, तो पहले पे चार्ज मान लेते हैं Q1, दूसरे पे मान लेते हैं Q2। कितना आएगा चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV। अब C दोनों के लिए सेम है, V भी दोनों के लिए सेम है, तो मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ इसको। मतलब आप इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ Q1 और Q2 यहाँ पे बराबर ही आएंगे। C की वैल्यू तो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और V का मतलब है वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट के बराबर है, तो ये आएगा 6 × 10 की पावर -6 कूलाम। तो ये क्या आ गया अपने पास, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला आफ्टर सम टाइम बोलने का इसका मतलब ये है कि कुछ देर बाद में जब ये पूरा चार्ज हो चुके होंगे उसके बाद में आपको देखना है। तो आफ्टर सम टाइम स्विच एस इज लेफ्ट ओपन, इसको ओपन कर दिया, और जैसे इस की को ओपन करेंगे सर्किट क्या हो जाएगा,
ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये सर्किट कौन सा वाला सर्किट, ये वाला, क्योंकि ये तो अभी भी बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सर्किट से हट चुका है, तो ये सर्किट मतलब इधर वाला ऑफ हो गया। फिर इसने बोला एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आर इंसर्टेड टू फिल द स्पेस कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और अब हमने क्या किया, इसको तो ऑफ कर दिया, अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, इसके भी और इसके भी, दोनों के लिए 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो इनको इंसर्ट करने के बाद में, इन स्लैब्स को इंसर्ट करने के बाद में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया हुआ है, तो इससे चार्ज पे क्या इफेक्ट हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट हुआ, ये हमको फाइंड करके बताना है। पहले तो ये बताओ कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम होता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, कोई भी कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होता है। तो अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, इनको मैं C1 डैश और C2 डैश बोल रहा हूँ। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज हो जाता है जब कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में भरा जाता है। तो K की वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और पहले जो कैपेसिटेंस था वो था 1 माइक्रोफेरेड, तो अब जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो 3 माइक्रोफेरेड के बराबर होगा। दोनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अब हो चुका है 3 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटी बढ़ गई दोनों की डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने से। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ये वाला जो कैपेसिटर है, क्या स्विच को ऑफ करने से इस वाले कैपेसिटर को कोई इफेक्ट होगा या कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्किट में कनेक्टेड है, ये अभी भी कनेक्टेड रहेगा, इसको चाहे ऑन करो या ऑफ करो ये हमेशा ही कनेक्टेड रहेगा। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये अभी भी 6 वोल्ट तक ही चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी इसके अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखो या नहीं रखो ये 6 वोल्ट तक चार्ज होगा भाई, ठीक है। तो पहला जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 6 वोल्ट। जैसे पहले 6 वोल्ट था, अभी भी 6 वोल्ट है। अब आपको पहले कैपेसिटर के लिए दो चीज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है और जो कैपेसिटी है कितनी हो चुकी है वो भी पता है, तो आप चार्ज इजीली बता सकते हो। आप कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल टू CV, कौन से कैपेसिटर के लिए, पहले के लिए। कौन सी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, तो डैश लगा के इसको बता देंगे कि Q1 डैश अब कितना हो गया, C1 डैश V1 डैश। तो Q1 डैश आएगा, सॉल्व करोगे तो C1 डैश कितना है 3 माइक्रोफेरेड, V1 डैश कितना है 6 वोल्ट। आंसर क्या आएगा 18 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। देखो यहाँ पे पहला जो कैपेसिटर है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी आपने और बैटरी कनेक्टेड है, तो ये और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा। देखो पहले कितना था इस पे चार्ज, 6 माइक्रो कूलाम था, अभी हो गया 18 माइक्रो कूलाम। आया समझ में? लेकिन सेकंड कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो चुका है सर्किट से, है ना। तो इस पे जो चार्ज है वो ना तो इसके ऊपर से कहीं जा सकता है, ना बाहर से कोई चार्ज इसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्शन हटा दिया ना आपने। तो सेकंड कैपेसिटर पे क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ना तो इससे चार्ज कहीं पे जा सकता है सर्किट में, ना और कहीं से चार्ज इसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक है। तो जब सर्किट ब्रेक होता है तो जितना चार्ज इसने पहले स्टोर किया हुआ था उतना ही चार्ज रहेगा इसके ऊपर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो Q2 डैश कितना होगा, जो पहले चार्ज था Q2 उसके बराबर ही होगा, 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा जो कैपेसिटर है उसके लिए आपको दो चीजें पता है। अगेन कैपेसिटेंस अब कितना हो चुका है इसका 3 माइक्रोफेरेड, और जो इसके ऊपर चार्ज है वो 6 माइक्रो कूलाम के ही बराबर है, मतलब पहले जितना था उसी के बराबर है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसकी प्लेट्स के बीच में वो कितना होगा, V इक्वल टू Q/C वाला फॉर्मूला लगाओ, तो V2 डैश इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2 डैश, ये फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड कैपेसिटर के लिए। सेकंड कंडीशन में जब स्विच ऑफ कर दिया उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को लगाया जा रहा है। तो V2 डैश कितना आएगा, Q2 डैश कितना है वही 6 माइक्रो कूलाम। कैपेसिटेंस कितना हो चुका है, कैपेसिटेंस हो चुका है 3 माइक्रोफेरेड, तो आंसर क्या आएगा 2 वोल्ट आएगा। सॉल्व करोगे ना तो 2 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स का वो अब कितना हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि चार्ज तो उतना ही रहा और कैपेसिटी बढ़ा दी आपने। तो V इक्वल टू Q/C वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q उतना का उतना है और C बढ़ने से क्या होगा V डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से दोनों कैपेसिटर पे
चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक, क्लियर है एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। आपको फाइंड करना है इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं, इसका कितना होगा। देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर आपको दिखा रखे हैं और हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 6 माइक्रोफेरेड है। ये वाला कैपेसिटर कितना है, 6 माइक्रोफेरेड का, ये वाला भी 6 माइक्रोफेरेड और ये वाला कैपेसिटर भी 6 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देख के बताओ ये सर्किट किसमें कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है या कौन कौन से पैरेलल में है। पहले इन दोनों को बताओ कि C1 C2 सीरीज में है या पैरेलल में। कितने लोग बोल रहे हैं पैरेलल में, ठीक, कितने लोग बोल रहे हैं सीरीज में। चलो, ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो कैपेसिटर वो एक ही ब्रांच में कनेक्ट होते हैं। यहां से वायर स्टार्ट हो रही, फिर कैपेसिटर आया, फिर आगे वायर है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे ये एंड हो रहा है एक तरह से। तो ये वाली जो ब्रांच है ये एक ही तो ब्रांच है ना। तो ऊपर नीचे ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे या जितने भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे उनका एक टर्मिनल एक पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरे वाला किसी दूसरे पॉइंट पे होना चाहिए। इन दोनों कैपेसिटर्स का मान लो कि इधर वाली प्लेट देख रहे हो तो ये तो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इधर वाली प्लेट्स के बीच में देखो ये एक बैटरी आ गई। मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये अगर बैटरी नहीं होती ना तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये माने जा सकते थे। अब ये बैटरी आने से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, एक ही ब्रांच है ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा। तो जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 कितना, 6 और ये भी 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो बताओ CS कितना आया, 3 माइक्रोफेरेड आया। अब ये जो 3 माइक्रोफेरेड आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में एज्यूम किया जाएगा इधर, और ये वाला कैपेसिटर भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है। देखो इस पॉइंट को A, इसको B बोल देते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है इसका इक्विवेलेंट आया 3 माइक्रोफेरेड और इधर वाली ब्रांच का जो कैपेसिटेंस है वो है 6 माइक्रोफेरेड और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इधर वाला कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो और इधर वाला कैपेसिटर। तो कहने का मतलब ये है कि इधर वाला 3 माइक्रोफेरेड और उधर वाला 6 माइक्रोफेरेड आपस में पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा CS प्लस C3 के बराबर, यानी कि 3 + 6 9 माइक्रोफेरेड अपना आंसर होगा। पहली चीज समझ में आई क्या। ठीक है जी। दूसरा इसने पूछा है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, मतलब हर एक कैपेसिटर कितना कितना चार्ज स्टोर करेगा। इसके लिए वोल्टेज देखना पड़ेगा, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना, मतलब कितने वोल्टेज तक वो चार्ज हुआ है। ठीक है, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है क्या ये तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये C3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसको पूरा का पूरा 12 वोल्टेज मिल रहा होगा, मतलब 12 वोल्ट मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि V3 कितना होगा, 12 वोल्ट के बराबर होगा। अब ये वाला जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है। अब दोनों कैपेसिटर बराबर कैपेसिटी के हैं तो इनके बीच में इक्वली डिवाइड होगा। अगर इनका कैपेसिटेंस अलग अलग होता तो अनइक्वली डिवाइड होता, एक पे जाता एक पे कम आता। ऐसा भी एक क्वेश्चन आगे हम करेंगे, उसमें देखते हैं। तो अभी ये बताओ कि इस वाले कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, तो टोटल 12 वोल्ट मिला उसका आधा कर दो, मतलब 6 वोल्ट, और ये भी 6 वोल्ट तक चार्ज होगा। आया समझ में। अब बताओ कि जैसे पहला कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, फर्स्ट कैपेसिटर, तो Q इक्वल टू CV, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 V1। पहले कैपेसिटर के अप्लाई कर रहे हैं, C1 है 6 माइक्रोफेरेड और V1 कितना है 6 वोल्ट, तो कितना आएगा 36 माइक्रो कूलम। हाँ 36 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और इसी तरीके से Q2 कितना आएगा, C2 V2, ये भी सेम ही आएगा। C2 कितना
6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या करना है 6। आंसर 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, 36 माइक्रो कूलाम आएगा इस पे भी चार्ज। और इसी तरीके से Q3 बता दो। Q3 के लिए C3V3 लिखेंगे। C3 कितना 6 माइक्रोफेरड, 6 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया। माइक्रो को कन्वर्ट करके लिखेंगे हमेशा, वोल्टेज 12, तो ये आएगा 72 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। आया समझ में। और तीसरी चीज क्या पूछी इसने, तीसरी चीज पूछी है, तीनों पे चार्ज तो आ ही गया। तीसरी चीज पूछी है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर, मतलब ये जो नेटवर्क है, ये सर्किट है पूरा का पूरा, इसने टोटल कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है। तो अगर टोटल एनर्जी पूछी जा रही है तो उसके लिए हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, अलग अलग कैपेसिटर कितनी कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है पहले वो कैलकुलेट करो, फिर सबको जोड़ लो। जैसे पहले कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², या फिर हाफ Q²/C, या हाफ Q इंटू वी। यहाँ पे C और V की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के लिए पता है, तो हाफ CV² वाला लगाएंगे। तो पहला जो कैपेसिटर उसके लिए हाफ C1V1², दूसरे के लिए हाफ C2V2², तीसरे के लिए हाफ C3V3², फिर सबको जोड़ लेंगे कैलकुलेट करके। या एक काम ऐसा भी कर सकते हो सीधा ही, हाफ CV² वाला जो फॉर्मूला है वो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है उसके लिए लगा दो। जैसे ये टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट को कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है, और टोटल कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, 9 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब C की जगह तो C इक्विवेलेंट लिख देते हैं और V की जगह V इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल वोल्टेज। तो आपके पास में एक ही स्टेप में टोटल एनर्जी आ जाएगी जो कैपेसिटर्स के इस नेटवर्क ने स्टोर करी होगी। C की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोफेरेड, V कितना है 12 वोल्ट, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एनर्जी स्टोर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो इस कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y have the same area of plates and same separation between them. Y has air between the plates while X have a dielectric medium of dielectric constant 4. दो अलग अलग कैपेसिटर बता रखे हैं। इन दोनों कैपेसिटर्स का प्लेट्स का एरिया सेम है और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है D वो भी सेम है। मतलब एरिया A मान लेते हैं दोनों प्लेट्स की, दोनों प्लेट्स का, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है मान लो D के बराबर। ठीक है, लेकिन पहला जो कैपेसिटर है X नाम का जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली भरा हुआ है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको एप्सिलॉन R दे रखा है 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हम या तो कैपिटल K का सिंबल यूज करते हैं या फिर एप्सिलॉन R का, एक ही बात है। फिर इसने पूछा है 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये प्लस माइनस करके 12 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। ये बोल रहा है कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना कितना होगा अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन दोनों का टोटल मिला के कितना आ रहा हो, 4 माइक्रोफेरेड के बराबर हो। दूसरा पूछा इसने, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर X एंड Y। X और Y के लिए जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V1 और ये V2 है, तो ये V1 V2 कितना कितना होगा। आया समझ में। और तीसरी चीज क्या पूछी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन X एंड Y। जो X और Y है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ये भी हमको कैलकुलेट करके बतानी है। चलो एक एक करके आते हैं सारी चीजों पे। सबसे पहले तो इसने पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, जैसे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो C1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 मतलब जो पहला कैपेसिटर है X उसका कैपेसिटेंस, इसको C1 बोल देते हैं, इसका कैपेसिटेंस बोल देते हैं C2। तो C1 क्या होगा, तो ये होगा, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख देंगे इसको। सेकंड जो कैपेसिटर है उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भी दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स का एरिया सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, तो पहले के लिए फॉर्मूला लगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K की वैल्यू 4 है, दूसरे के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
यहाँ से एक रिलेशन हमको समझ में आ रहा है कि जो C1 है वो C2 से 4 टाइम्स ज्यादा है। ये लिख देते हैं इधर कि C1 क्या है, 4 C2 के बराबर है। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, दूसरी बात, अब टोटल जो कैपेसिटेंस है नेटवर्क का वो कितना है, 4 माइक्रोफेरेड के बराबर। अगर ये 4 माइक्रोफेरेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/CS वो 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर होता है, यही होता है। अच्छा, 1/CS की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड इसने बताई, 4 पुट कर दिया। C1 और C2 में रिलेशन आपको ये पता चल गया यहाँ से, तो C1 की वैल्यू C2 की टर्म्स में पुट कर देते हैं। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, C1 को 4C2, इसकी जगह C2, तो इससे C2 निकल के आएगा अपने पास। जैसे इधर LCM आएगा 4C2, इधर आएगा 1 प्लस इधर आएगा 4, इधर आएगा 1/4। ये 4 से 4 दोनों साइड में कैंसिल कर दो, C2 की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 5 माइक्रोफेरेड। और अगर C2 अपने पास आ गया तो C1 इसका 4 टाइम्स है, तो C1 कितना होगा, 4 × 5 यानी कि 20 माइक्रोफेरेड। ये इसका आंसर होगा। तो पहला जो आंसर है वो ये है कि C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफेरेड। दोनों आंसर समझ में आए क्या? ठीक है। दूसरी चीज इसने पूछी है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द X एंड Y। ये जो X और Y कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनपे चार्ज की वैल्यू सेम होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पहला जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज क्या होगा, Q मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ। दूसरा वाला कैपेसिटर, इस पे भी चार्ज कितना होगा, Q के बराबर होगा। तो दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। इक्विवेलेंट चार्ज भी Q के बराबर ही होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं सब पे चार्ज सेम होता है, और इक्विवेलेंट चार्ज भी उन्हीं के, मतलब उनमें से किसी भी एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो Q के लिए हम एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल वोल्टेज हमने सप्लाई में दे रखा है वो कितना है, 12 वोल्ट है। टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है, पूरे दोनों के मिला के 4 माइक्रोफेरेड, क्वेश्चन में खुद नहीं बता रखी इसने। तो चार्ज कितना आएगा इन कैपेसिटर्स के ऊपर, तो Q इक्वल टू CV। ये मैं इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ना उसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं लिखूंगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैपेसिटर पे भी चार्ज सेम होगा और इक्विवेलेंट चार्ज भी उसी के बराबर होगा। मतलब अगर मैं पूछूं ना कि भाई इसने दोनों ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया, तो उसका भी आंसर होता है Q। मतलब तो 12 वोल्ट की बैटरी से अगर इसने Q चार्ज स्टोर कर रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन ने, तो ये Q आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। C इक्विवेलेंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड और V कितना है, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, तो ये आएगा 48 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो दोनों कैपेसिटर पे एक तरह से चार्ज की वैल्यू पता चल गई एक ही स्टेप में, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं पहला जो कैपेसिटर इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/C1। Q कितना है, 48 × 10⁻⁻6 और C1 कितना है, C1 हमने कैलकुलेट किया था 20 10⁻⁻6। आंसर क्या आएगा, यह आएगा 2.4 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरीके से V2 बता दो। V2 इक्वल टू Q/C2। Q वही 48 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई C2। C2 कितना है, 5 माइक्रो कूलाम। आंसर क्या आएगा, 9.6। 9.6 आएगा ना। ये लो जी, ये आपका आंसर आया समझ में। तो दोनों कैपेसिटर्स पे वोल्टेज की वैल्यू V1 V2 की वैल्यू अपने पास आ गई। तीसरी चीज इसने पूछी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द X एंड Y। अब दोनों कैपेसिटर के लिए क्या चीज सेम है, Q की वैल्यू सेम है और C भी हमको पता है दोनों कैपेसिटर्स के लिए और V भी हमको पता है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो U1/U2 हमको फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q की टर्म्स में, ताकि Q कैंसिल हो जाए। दोनों के लिए Q कॉमन है ना, तो Q कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ Q² C कौन सा, C1, और नीचे सेकंड कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हाफ Q² C2।
तो ये हाफ कैंसिल, क्यू स्क्वायर भी कैंसिल, C2 ऊपर चला जाएगा तो ये बना C2/C1। और C2/C1 क्या होगा वहां से देख के बताओ। हाँ 1/4, ये है अपना आंसर, ये लो। तो ये 1/4 होगा। आई बात समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन हैज ए टोटल एनर्जी ऑफ 160 मिली जूल स्टोर्ड इन इट, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है, एक तो इसकी वैल्यू बतानी है, अननोन कैपेसिटर है, ये क्या है अननोन, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो एक तो ये बताना है कि जेड कितना होगा, उसके लिए इसने बोला कि टोटल जो एनर्जी सिस्टम ने स्टोर कर रखी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज 160 मिली जूल। इतनी एनर्जी पूरे सिस्टम ने स्टोर करी। अगर आपको ये पता है कि टोटल वोल्टेज कितना लगा रखा है आपने और टोटल एनर्जी सिस्टम ने कितनी स्टोर कर रखी है, तो आप इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इजीली बता सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर्स का सिस्टम स्टोर करेगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। अब ये U दे रखा है, V दे रखा है, तो सी इक्विवेलेंट इजीली फाइंड किया जा सकता है। कर लो इसको, जैसे ये आएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2U बाई वी स्क्वायर। तो U की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 160 मिली जूल, मिली मतलब 10⁻³ V की वैल्यू दे रखी है 200, स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसे ये 200 है, इसके स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁴ आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये 8 × 10⁻⁻6 फेरेड आएगा, यानी कि 8 माइक्रोफेरेड के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 8 माइक्रोफेरेड के बराबर आएगा, मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अच्छा जी, इसके बाद में इसने पूछा है कि Z की वैल्यू बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो अपन ने बता दिया, Z की वैल्यू भी बताओ। अब Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहले इस पूरे सर्किट को सॉल्व कर लो। और आपको ये तो पता ही है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 8 माइक्रोफेरेड, तो इसको Z को छोड़ के बाकी सारी चीजें सर्किट में पता है, तो आप Z कैलकुलेट कर सकते हो उससे। देखो तरीका क्या रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 इस तरीके से डायरेक्टली हम ऐड करते हैं कैपेसिटेंस को, तो 7 + 3 यानी कि 10 हो गया। ये जो 10 आएगा, ये जो 10 है और ये जो 15 है, ये एक ही ब्रांच में कनेक्ट होंगे, तो इनको सीरीज में काउंट करना है। तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा इक्विवेलेंट वो आएगा 1/CS = 1/10 + 1/10 + 1/15। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम ले लिया हमने 30, यह आएगा इधर 3 + 3, ये आएगा 2, तो 1/CS की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे ये 8/30, और उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा CS = 30/8। 30/8 मतलब 15/4 आएगा क्या, माइक्रोफेरेड। ये आ गया अपने पास में CS, मतलब इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो Z प्लस इस वाली पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस सीधा ऐड करेंगे ना, तो C इक्विवेलेंट मैं लिख देता हूं, जिस पूरे कॉम्बिनेशन का आया वो आया, इसका तो कितना आया था अपना CS, जो कि 15/4 के बराबर है, और ये कितना है Z। अच्छा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमको पता ही है, वो सीधा ही पुट कर देते हैं। C इक्विवेलेंट है अपने पास में 8 माइक्रोफेरेड, 8 ही लिख देता हूँ इधर, 8 माइक्रोफेरेड है। तो Z की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लो इससे। Z = क्या आएगा, ये इधर तो 8 - 15/4, बताओ आंसर, ये आएगा 17/4 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर आया समझ में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विद ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 kV यूजिंग ए मटेरियल of dielectric constant 3 and dielectric strength of 10⁷ volt per meter. For safety, we would like the field never to exceed say 10% of the dipole strength. What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 50 picofarad? जो दे रखा डेटा वो लिख लेते हैं एक बार। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 kV, मतलब 1 kV का एक कैपेसिटर डिजाइन करना है जो 1 kV तक वोल्टेज को सहन कर पाए। ठीक है, तो V कितना दे रखा है 1 kV, किलो मतलब 10⁻³ तो 1000 वोल्ट आप इसको
बोल सकते हो। V की वैल्यू कितनी है, 1000 वोल्ट के बराबर है, जो आपको कैपेसिटर के लिए लेनी है। फिर इसने एक टर्म यूज करी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 3 दे रखा है। फिर इसने बोला एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। ये क्या चीज होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? देखो कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर पाएगा। अगर आप किसी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर, सपोज करो ये कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है और इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो एक लिमिट तक ही, मतलब एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही ये डायलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव कर पाएगा। अगर आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हो जाएगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे मॉलिक्यूल से, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो इसके ऊपर, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे इस डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं एक लिमिट के बाद में। एक लिमिट तक तो ये सहन करेगा, ये इंसुलेटिंग मीडियम की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में जब आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो फिर क्या होगा, ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि ये अब इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें डेवलप हो जाएंगे तो ये एक तरह से कंडक्टर बन गया, कंडक्टिंग मीडियम बन गया ना ये। तो हम क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैक्सिमम ये सहन कर सकता है उससे कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा और प्रॉपरली जो कैपेसिटर वो काम नहीं करेगा अपना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके लिए इसने क्वेश्चन में दिया है कि जो डायपोल स्ट्रेंथ है या जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इस डायलेक्ट्रिक मीडियम की वो है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, मतलब एक्चुअल में जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि वो डायलेक्ट्रिक मीडियम सहन कर पाता है बिना कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हुए। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम सहन कर पाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक मीडियम। फिर इसने बोला कि सेफ्टी के लिए हमको इसका भी 10% ही लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब जो ये मैक्सिमम सहन कर पाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना अप्लाई करेंगे, जो आपने अप्लाई कर रखा है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, या जो डेवलप आप करोगे वो क्या होगा, इसका 10% ही होगा। मतलब मैक्सिमम तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है, लेकिन इतना लगाना नहीं है, नहीं तो खराब हो सकता है, रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लो, 10⁻⁷ का 10% आएगा, 10/100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर इसने बोला कि जो कैपेसिटर हमको बनाना है, मतलब जो आप कैपेसिटर बनाने वाले हो उसका कैपेसिटेंस कितना है, 50 पिको फैरड। पिको मतलब 10⁻⁻12। तो पूछ रहा है कि प्लेट्स का एरिया क्या रखें हम, तो कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक मीडियम इसका फॉर्मूला ये होता है C = K∈0A/d। और क्या पूछा जा रहा है इसमें, A पूछा जा रहा है, तो A = क्या आ जाएगा, C × D/K∈0। क्या C हमको गिवन है क्वेश्चन में, हाँ जी गिवन है। क्या K भी हमको गिवन है, हाँ जी पता है। ε0 की वैल्यू हमको पता ही होती है 8.85 × 10⁻⁻12, लेकिन D नहीं दे रखा है इसने, देखो D नहीं दिया हुआ, तो D को हम E और V की टर्म्स में लिख सकते हैं। हमें पता है कि E = V/d होता है कैपेसिटर के लिए, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और डिस्टेंस, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। तो इससे D = क्या लिखोगे, बोलो, लिखोगे D = V/E, तो V/E लिख दिया इधर, K∈0 पहले से है, सारी वैल्यूज पुट करो। देखो ये 50 पिको फैरेड दे रखा है, पिको मतलब 10⁻⁻12, V कितना दे रखा है जी, वोल्टेज 1 किलो वोल्ट दे रखा नहीं, 10⁻³ डिवाइडेड बाई K3, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁻⁶, जो हम अप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, जो प्लेट्स का एरिया हमको रखना पड़ेगा ये कैपेसिटर बनाने के लिए, वो निकल के आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज केप्ट इन एयर इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड 10 जूल पर कूलम रेस्पेक्टिवली, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। ये बोल रहा है कि कोई चार्ज है
और उससे किसी r डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। वोल्टेज कितना है, यह है 10 जूल पर कूलम। 10 जूल पर कूलम तो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि जो चार्ज है वो कितना है, ये जो चार्ज है ना Q, ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो E और V की वैल्यू गिवन है। कोई भी चार्ज उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई आर। दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, तो E अपॉन वी क्या आएगा, 1 बाई आर आएगा इधर, बाकी चीजें कैंसिल। तो इससे पहले r कैलकुलेट कर लेते हैं, r आ जाएगा, ये उल्टा कर दो, v अपॉन ई, वी की वैल्यू है 10 और e की वैल्यू है 20, कितना आएगा 0.5 मीटर आ गया। अब इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जैसे पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा यूज कर लेता हूँ v वाला, तो v इक्वल टू के क्यू बाई आर है ना, तो इसमें q क्या होगा v इंटू आर बाई के। क्या v हमको दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट या जूल पर कूलम एक ही बात है, जूल में लिख, जूल पर कूलम में लिख दो या वोल्ट में लिख दो। r की वैल्यू कितनी है, r मतलब दूरी, ये 0.5 मीटर हमने अभी कैलकुलेट करी है, और k की वैल्यू, k मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, 9 इंटू 10⁻⁹ देख लो कितना आएगा, यही आपका आंसर। q की वैल्यू निकल के आ जाएगी इससे। बोलो आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल surfaces corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z direction. How are these surfaces different from that of a constant electric field along the z direction? आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बतानी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप ड्रॉ करके बताओ, दो केसेस में, जब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और एक इंक्रीज हो रहा हो। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, देखो इसने क्या बोला, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द जेड डायरेक्शन। मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन जेड डायरेक्शन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। फिर सेकंड इसने पूछा, हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन। फिर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो जेड डायरेक्शन के अलोंग कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। उसके लिए आपको सेम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके बतानी है। देखते हैं, सबसे पहले तो मान लो कि ये है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, और बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर होगी वाई एक्सिस। तो पहले मैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड एक्सिस के अलोंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूंगा। कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रहा है। अब आपको एक चीज पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हम कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होती है, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, ज्यादा डेंस होती हैं वो। उसी तरीके से अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है, तो एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसके परपेंडिकुलर जो आप प्लेन ड्रॉ करोगे वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। फिर जैसे जैसे इधर जा रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दूसरी जो सरफेस है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये डिस्टेंस है सपोज करो d1। फिर तीसरी जो सरफेस है वो थोड़ी सी पास में ड्रॉ करके बतानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो d2 कम है d1 की कंपैरिजन में। तो ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप जेड एक्सिस के अलोंग आगे जा रहे हो डिस्टेंस कम होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उधर डिस्टेंस घटेगी। ठीक है, ये पहला आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें आपको सेकंड जो इसने पूछा वो किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ रहा है जो जेड एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है। ये जेड एक्सिस मान ली, ये एक्स मान लिया, ये वाई, इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में इसने बताया, वही जेड एक्सिस के अलोंग, लेकिन इस बार ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम क्या करोगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करोगे, फिर ये चेक करोगे कि क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। अगर हर जगह कांस्टेंट है तो अगली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही सारी सरफेस होंगी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो जैसे पहली सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दी, फिर दूसरी ये ड्रॉ कर दी, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो अगली जो सरफेस है उसके लिए भी आपको डिस्टेंस d ही रखना पड़ेगा, ये चेंज नहीं करना है। ये गैप क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, वहां पे सेम रहेगी। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज करंट इन ए स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन ए कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, हाउएवर मोमेंटरीली करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। ये बोल रहा है कि एक कैपेसिटर अपने पास है और स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जब वो फुली चार्ज हो चुका होता है, मतलब आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया और वो फुली चार्ज हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जब तक वो चार्ज नहीं हुआ तब तक तो वो चार्ज को ले रहा था कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर क्या एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, और उसको जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे वो चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो वो तो एक वेरिएबल स्टेट हो गई जिसमें वो चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूसली उस पर चार्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो स्टेडी स्टेट आएगी, जब वो फुली चार्ज हो चुका होगा, तो फिर वो चार्ज को लेना बंद कर देगा बैटरी से, और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये पूछना चाह रहा है ऐसा क्यों होता है। देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। तो केस ये है कि एक कैपेसिटर अपने पास है, ये मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसको आपने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है? एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब ये आपको पूछना चाह रहा है कि जब स्टेडी स्टेट आएगी, स्टेडी स्टेट का मतलब है जब ये पूरा चार्ज हो चुका है। पूरा चार्ज होने का मतलब ये है कि ये वाली जो प्लेट है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस क्यू, और उसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है और इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है। और इसी तरीके से इस सेकंड प्लेट का पोटेंशियल और इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी आपस में क्या हो जाएगा? फाइनली इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इस तरीके से स्टेडी स्टेट आ जाएगी। इस पे स्टेडी स्टेट का मतलब अब ये और ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे। उसका रीजन देखो, चार्ज कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में तभी फ्लो होता है जब उनके बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जैसे पानी कब फ्लो होता है? जब एक पॉइंट हाई लेवल पे हो, एक पॉइंट लो लेवल पे हो, तो उनके बीच में पानी फ्लो हो सकता है। अगर दोनों एक ही लेवल पे होंगे, जैसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल है उसके ऊपर पानी गिरा दो तो वो वहीं पड़ा रहेगा। फ्लो कब होगा? जब आप उस टेबल का एक सिरा ऊपर उठा दोगे तो वो फ्लो के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है, उसी तरीके से चार्ज भी तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में। अगर दो पॉइंट सेम ही पोटेंशियल पे हैं, सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, इन दोनों का पोटेंशियल है 10-10 वोल्ट, तो इनको अगर आप एक वायर से कनेक्ट भी कर दोगे तो इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से एक हाई पोटेंशियल पे है और एक लो पोटेंशियल पे, तो फिर इनके बीच में चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज को देखोगे, क्योंकि दो टाइप के चार्ज होते हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये चीज याद रखनी है। जैसे पानी हमेशा की तरफ फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल, तो पानी को पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर कर लो, पॉजिटिव चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होगा। अगर आप दो पॉइंट्स को अलग अलग पोटेंशियल पे रखते हो और उनको एक वायर से कनेक्ट कर देते हो, तो उनके बीच में जो चार्ज या करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज या करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बोले कि नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो हो रहा है उसमें, तो वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो अगर ये ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट अगर लो पोटेंशियल पे है, तो इनके बीच में जो चार्ज फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टेडी स्टेट आ चुकी है इसके अंदर, स्टेडी स्टेट मतलब, स्टेडी स्टेट का मतलब है इस वाली प्लेट का पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो क्या इनके बीच में चार्ज फ्लो हो सकता है? नहीं जी, नहीं फ्लो होगा। और इसी तरीके से ये वाली जो प्लेट है इसका पोटेंशियल और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चार्ज होने के बाद में इक्वल हो जाता है। और दो ऐसे पॉइंट जिनका पोटेंशियल इक्वल हो चुका है उनके बीच में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसका रीजन है पहले पार्ट का।
सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि जब ये कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होता है तब तो इसमें मोमेंटरीली मतलब एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होगा। वो क्यों होता है? तो जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या था? 0 0। अब आपने इनको बैटरी से जोड़ा, मान लो इसको चार्ज किया जा रहा है ना, आप इसको चार्ज कर रहे हो सपोज करो, तो होगा क्या कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर अभी 0 पोटेंशियल है। यहाँ पे ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, प्लस का मतलब है हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब है लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्योंकि इन वायर्स में चार्ज फ्लो हो रहा है ना, इसलिए करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो सर्किट में एक करंट फ्लो होगा। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज है आपको बताया था वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब ये वाला जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, इस प्लेट का शुरुआत में पोटेंशियल 0 है। 0 और नेगेटिव में से बड़ा कौन हुआ? 0 बड़ा है, -5 छोटा है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है। और आपको बताया था नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा? लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल से 0 की तरफ जाएगा चार्ज। तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो होगा, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है इस प्लेट के ऊपर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है वायर्स में, इधर से इधर, इधर से इधर। तो हमने क्या देखा कि जब ये चार्ज हो रहा है तब इसके अंदर करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज को स्टोर करना है, तो कनेक्टिंग वायर्स में करंट फ्लो होगा। लेकिन इसको चार्ज होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कुछ सेकंड के अंदर ही चार्ज हो जाता है, इसलिए इसमें मोमेंटरीली करंट फ्लो होगा। मोमेंटरीली मतलब एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होगा, एक मोमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा? अभी तो ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग का भी देखते हैं। ये तो है चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, अब मान लो आप इसी कैपेसिटर को क्या कर रहे हो, जो चार्ज हो चुका है, इसी कैपेसिटर को क्या कर रहे हो, सीधा एक वायर से कनेक्ट कर रहे हो। तो अब ये डिस्चार्ज होगा। जो चार्ज कैपेसिटर होता है ना वो एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे बैटरी में एक प्लस टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, प्लस और माइनस, है ना। उसी तरीके से देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, और जितने वोल्टेज की बैटरी से इसको चार्ज करते हैं ना हम, ये उतने ही पोटेंशियल तक चार्ज होता है। एक चीज ये भी याद रखो कि कोई भी कैपेसिटर हो, उसको जितने वोल्टेज की बैटरी से चार्ज करोगे उतना ही वोल्टेज उसकी दोनों, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डेवलप होगा। जैसे अगर 10 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हो तो उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा चार्जिंग के बाद में, वो कितना होगा? 10 वोल्ट के बराबर होगा। अगर आप 10 वोल्ट से इसको बढ़ा के 20 वोल्ट कर देते हो तो ये और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा और ये 20 वोल्ट पे आ जाएगा, मतलब इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। फिर अगर आपने इसको कम करके 5 वोल्ट कर दिया तो ये डिस्चार्ज होके वापस 5 वोल्ट पे आ जाएगा। एनी टाइम आपको कैपेसिटर उतने ही वोल्टेज तक चार्ज दिखेगा जितने वोल्टेज की बैटरी उसके अक्रॉस कनेक्टेड होगी। बात समझ में आई क्या? अगर ये 20 वोल्ट की है तो ये 20 वोल्ट तक चार्ज हुआ, अगर इसको कम करके आपने 5 वोल्ट कर दिया तो ये भी डिस्चार्ज होके 5 वोल्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब ये चार्ज हो रहा है तब तो इसको भी चार्ज होना है, मतलब इन जो प्लेट्स है इनका पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से ये चार्ज को लेके स्टोर करेगा और उस ड्यूरेशन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा मोमेंटरीली। और जब ये डिस्चार्ज होगा, अब क्योंकि ये चार्ज हो चुका है तो एक बैटरी की तरह ये बन गया, एक जैसे बैटरी एनर्जी स्टोर करके रखती है वैसे ही कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखो कैपेसिटर तो क्या होता है, इंस्टेंटली एनर्जी स्टोर करता है और इंस्टेंटली एनर्जी सप्लाई कर देता है। तुरंत जहां पे सर्किट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम कैपेसिटर यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें एनर्जी धीरे धीरे चाहिए तो उसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को चार्ज करने में भी टाइम लगता है और उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं। अगर आप कंटिन्यू उसको यूज कर रहे हो तो भी कई घंटों में वो जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप उसको यूज करोगे तो एक कुछ सेकंड के अंदर ये सारा का सारा चार्ज सर्किट में सप्लाई कर देगा। तो वो इंस्टेंटली एनर्जी को सप्लाई करता है सर्किट में और इंस्टेंटली एनर्जी को स्टोर भी करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी स्टोर करनी है, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करनी है तो क्या यूज करोगे? कैपेसिटर। और अगर धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करनी है, धीरे धीरे एनर्जी स्टोर करनी है तो फिर हम बैटरी यूज करेंगे। आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें चार्जिंग में भी टाइम लगता है ना। डिफरेंस समझ में आया क्या? तो ये जो कैपेसिटर है क्योंकि ये चार्ज है तो ये किसकी तरह काम करेगा? अब ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे बैटरी में प्लस माइनस टर्मिनल है वैसे इसमें भी प्लस माइनस टर्मिनल है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में,
और उससे करंट बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट। कौन सा करंट है ये? डिस्चार्जिंग करंट। ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है इसकी। कौन सी प्रोसेस है? डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। बोलो आया क्या समझ में? तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, जब ये पूरा चार्ज है, तब इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर हो चुका है अभी फुली चार्ज होने के बाद, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बराबर हो चुका है। और दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होता, इसलिए सर्किट में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो होता है तभी करंट बनता है। ठीक है, ये चार्जिंग का प्रोसेस है। जब ये बैटरी के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस आपने कनेक्ट करी है, तो यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर, और इसकी वजह से ये एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और फाइनली ये उतने वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा जितने वोल्टेज की बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। फिर जब आप इसको डिस्चार्ज करोगे, मतलब सीधा एक वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो सर्किट में जो एनर्जी इसने स्टोर करी थी उससे ये एक सर्किट में करंट फ्लो करेगा। कितनी देर के लिए? एक मोमेंट के लिए मोमेंटरीली करंट फ्लो होगा। तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, इस ड्यूरेशन में जस्ट एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होता है, और स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम इसको यूज भी करेंगे कोई कोई जगह पे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है एकदम?